गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 दादी माँ कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में परिवार की दादी माँ के द्वारा या वृद्धा के द्वारा जो परिवार के बारे में चिंताएं हैं वो उनके लिए कितना कुछ चिंताएं रखती है, उन सबको शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से बताया है। देखिए, दादी माँ कहानीकार शिव प्रसाद सिंह के रिश्ते में दादी लगती हैं और इस वृद्धावस्था में भी उन्होंने किस तरह परिवार को संभाल रखा है। प्रत्येक काम में दादी माँ की आवश्यकता इस बात का अनुभव करा देती है कि वास्तव में वो उन्हें परिवार की कितनी चिंताएं हैं। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। किसी की जब याद आए तो व्यक्ति का मन दुखी हो जाता है, अनमना हो जाता है कि किस तरह से हमारे परिवार को सहारा देने वाली दादी माँ थी। बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए। हमने बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद, यानी लगभग 20 वर्ष की अवस्था के हो जाने के बाद भी लेखक का मन सदा नहीं तो प्राय कभी तो अनमना हो ही जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि जरा सी बात पर ये दुखी हो जाता है। शिव प्रसाद सिंह दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बात में इतनी खिन्नता प्रकट करता है। तो इस तरह से उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाते थे, उससे ठट्टे करते थे। मैं सोचता हूँ अच्छा है, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, दादी माँ के बारे में अब उन बातों को न सोचूंगा, जाने दो। सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने लाख मना करने के बाद भी, लाख ये मन के ये सोचने के बाद भी कब उन बातों को याद नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो बातें याद आ जाती हैं, बरबस याद आ जाती हैं और आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, जैसे शरद ऋतु में शीत किरणें बड़े स्वच्छ होती हैं, धवल होती हैं, शीतल किसी की धुंधली छाया से ना छूटती है, उस ठंडक का सा एहसास करा देने वाली छाया सामने आ जाती है राइटर की। और वो छाया किसकी छाया है? दादी माँ की छाया है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। हिंदी महीने का नाम है क्वार, और सावन मास के ठीक दूसरा जो महीना होता है, सावन के बाद भाद्रपद आता है, भाद्रपद के बाद क्वार का महीना आता है, यानी बरसात का अंतिम महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। भाई, बरसात के अंतिम महीने की बातें हो रही हैं, बरसात पूरी बरस चुकी होती है तो पानी पानी नजर आता है जहाँ भरने के स्थान है। दूर के सेवान से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की
जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जब बरसात का अंतिम महीना होता है, क्वार का महीना, तो महीने भर से आया हुआ पानी जो दूर से बहकर आया हुआ होता है, वो अपने साथ विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को, वन प्याज की जड़ों को, गेरुए रंग अपने साथ मिट्टी को या जगह जगह की गंदगी को लेकर आ जाता है। और अनेक प्रकार के बीज जब सूर्य की तेज रोशनी पड़ती है तो उसमें खोलते हुए पानी में सड़कर विचित्र प्रकार की गंध पैदा कर देते हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। बरसाती पानी में बच्चों को नहाना बड़ा आनंद आता है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसा मौसम हो, सर्दी का मौसम है उसकी अपनी बातें हैं, गर्मी का मौसम है उसकी अपनी बातें हैं, बरसात का मौसम है उसकी अपनी बातें हैं। तो इसी प्रकार मौसम के हिसाब से अलग अलग बातें हुआ करती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। आषाढ़ का जो महीना होता है, ठीक ज्येष्ठ के बाद आने वाला महीना आषाढ़। आषाढ़ के महीने में जो सबसे स्वादिष्ट फल आता है वो है आम और जामुन। आषाढ़ के महीने में सबसे स्वादिष्ट फल कौन कौन से आते हैं? आम और जामुन नहीं मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़। अगहन महीना होता है सर्दियों का अंतिम महीना, जब सर्दी तेज रफ्तार से पड़ती हुई जाने को होती है, तो वो होता है अगहन का महीना। उस समय चिवड़ा और गुड़ नहीं मिले, दुख नहीं। सर्दियों के दिनों में जिसे हम गुड़ से बनने वाली गजक, तिलपट्टी और चिवड़ा कहते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। चैत का महीना बैसाख से ठीक एक महीना पूर्व, उस समय लाई के साथ गुड़धानी जिसे क्या बोलते हैं, बड़ी प्रसिद्ध होती है। कि पट्टी नहीं मिले, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। क्वार के महीने में झाग भरे पानी में नहाना बड़ा अच्छा लगता है, और यदि हमें मौका नहीं मिले नहाने का तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, 1-2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। ये निश्चित है कि गंदगी के पानी में यदि नहाएंगे तो बीमार तो होंगे, लेकिन बच्चों की ललक होती है, बच्चों की इच्छाएं होती है, तैरना सीखना चाहते हैं, और चाहे वो पानी कितना भी गंदा हो लेकिन नहाने की इच्छाएं हो, दिल हुड़क उठता है उसे देखकर। तो इसलिए राइटर का भी हाल यही हुआ, 1-2 रोज कूद कर नहाया और नहा धो कर क्या हो गया, बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। क्वार में जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात को 12 बजे बाद। तो इतना तेज बुखार चढ़ा राइटर से प्रसाद सिंह को। क्वार के में बुखार चढ़ने का कारण क्या था बताइए? उस गंदगी भरे झाग भरे जल में नहाने से राइटर क्या हो गया था, बीमार हो गया था। और कैसी बीमारी हुई? इतना तेज बुखार हुआ कि एक बार ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाइयाँ ओढ़नी पड़ी, और दिन भर बुखार नहीं उतरा। कब उतरा? रात को 12 बजे बाद। तो ये हालात हुए राइटर के। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दिन में राइटर चादर लपेटे सोया था। दादी आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में, पतले दुबले स्नेह सने, शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरे पर सत टपकते हुए जल की शीतलता। तो नहाने के बाद के दृश्य का वर्णन। शरीर से दादी माँ कैसी दुबली पतली थी, नहाकर कहाँ आई थी? उसी झाग वाले जल में,
और स्नेह से सने बड़े प्यार से लिपटे हुए शरीर पर। साड़ी कैसी थी, किस कलर की थी? सफ़ेद कलर की, और उस पर किनारी भी नहीं थी। सफ़ेद कलर की साड़ियों में ज़्यादातर किनारियाँ होती हैं, लेकिन बिना किनारी का कलर अलग होता है। सन से सफ़ेद बालों के सरों पर सन के समान, जैसे सन कपास आपने देखा होगा, कपास की छाल या ढैंचे की छाल होती है, वो सफ़ेद होती है। तो ऐसे सफ़ेद बालों से टपकता हुआ ताज़ा ताज़ा पानी सर है, ताज़ा ताज़ा पानी टपकते हुए वो जल की जो शीतलता नज़र आ रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आते ही बच्चे को क्या छुआ? सर छुआ और पेट छुआ कि कितना बुखार है, क्या गड़बड़ है। आंचल की गांठ खुली कि आदर्श शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। देखिए हमारे यहाँ पौराणिक परंपराएं, आदर्श शक्तिधारी चबूतरे की मतरी हुई मिट्टी को मुंह में डालकर जो ऊपरे पराये की बीमारियों को दूर किया जाता। तो उसी तरह से दादी माँ ने भी अपने अंचल, अपने पल्लू से, साड़ी का पल्लू, आंचल क्या होता है? साड़ी का पल्लू से उसकी आंच को खोला और आदर्श शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। आदर्श शक्तिधारी चबूतरा किसी देवता का जो चबूतरा था, उससे मतरी हुई मिट्टी को राइटर के मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छुछो कर द्वार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। देखिए दादी माँ को कितनी चिंता। इस वृद्धावस्था में ही समय पर सुबह ठीक दिन निकलने से पहले नहाना धोना, पूजा पाठ करना, देवताओं के चबूतरे पर जाना, उन्हें ढोक लगाना, उन्हें से मन्नत मांगना। इसके बाद घर परिवार में जो राइटर बीमार पड़ा था, शिव प्रसाद सिंह बीमार पड़े थे, उनकी बड़ी चिंता। बार बार कभी उनके शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती, दिन भर राइटर के चारपाई के आसपास बैठी रहती, उन्हें हवा करती, पंखा जलती, बार बार ये अनुमान करती कि बुखार कितना है। तेज या कम तेज होने पर सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छुछुकर उसका अनुमान, और उसे बुखार को कम करने के लिए हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, गर्म पानी पिलाती, उसे छोंक कर पिलाती। हाँ, मूंग चावल की खिचड़ी कहीं ज़्यादा तो मिल तो नहीं गई। कोई ऐसा भी हो सकता है कि बीमार के घर आए सीधा ही बाहर चला जाए, कुछ और कर जाए, जादू टोने। इस बात की चिंता भी लेखिका को बहुत हुआ करती थी। दादी माँ की गवे गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती और वहाँ भी कहीं कभी भी काम हाथ छूना, वहाँ भी वही काम जो घर में किया करती थी। गांव में कोई उसके पास पहुंच जाती और वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक की अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। उस ज़माने के बुखार और आज के ज़माने के बुखार में कितना अंतर। शिव प्रसाद सिंह कह रहा है कि जब दादी माँ थी तो हमारी कितनी चिंताएं थी। दादी माँ पूरे दिन पलंग के सिरहाने पर बैठी रहती,
अपने पंखे से हवा करती रहती, बार बार अनुमान लगाए रहती कि बुखार कितना है, बार बार दवा देती, गर्म पानी पिलाती और अनेक प्रकार के जादू टोनों से बुखार को उतारने का प्रयास करती। लेकिन आज बुखार आज भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। ज़माना बदल गया। राइटर कह रहा है कि ज़माना बदला। आज के जब बुखार आता है तो हमें क्या होता है, हमारे घर में कोई हमारी चिंता नहीं करता, केवल नौकर आता है, पानी दे जाता है। मैम महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाती है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले इतनी सेवा और देखभाल मिलती कि हल्के हल्के बुखार को बुलाने को जी होता था राइटर शिव प्रसाद सिंह को। लेकिन आज ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता, क्योंकि आज कोई परवाह नहीं है किसी को। घर परिवार में इतनी कोई परवाह नहीं करता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नौकर पानी दे देगा, मैम साहब खिचड़ी या साबू पका कर दे देगी और फिर बाकी डॉक्टर साहब को जो करना है वो करेगा ही। कुनैन मिक्सचर की शीशी की जो कड़वापन है, तिताई है, उसके डर से बुखार भाग जाता है। तो प्यारे बच्चों, दादी माँ के ज़माने में राइटर की कितनी परवाहें हुआ करती थी। लोग उनके परिवार के लोग उनकी कितनी इच्छाएं रखते थे, बार बार बीमार हो जाने पर उनकी कितनी देखभाल किया करते थे। ये सब बातें आपको इस कहानी के माध्यम से पता लग रही हैं। तो आगे की कहानी के बारे में आप अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।